नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है 17 सितंबर 2022 और आज आरआरबी ग्रुप डी की एग्जाम थी। सेकेंड शिफ्ट की भी एग्जाम समाप्त हो चुकी है। सेकेंड शिफ्ट के एग्जाम में जीके जीएस सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए सभी प्रश्नों को 100% ऑथेंटिक प्रश्न के साथ विथ एक्स्ट्रा फैक्ट उपस्थित हो गए हैं। और यहाँ पे आज मैं कहूँगा कि मेरे पीडीएफ से और मेरे एनालिसिस से 70% जीके जीएस का क्वेश्चन टकराया है। कितना? 70%। आप पीडीएफ देख लीजिएगा और इसमें छपे हुए क्वेश्चन को देख लीजिएगा, मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं। एक प्रश्न आया था, वार्षिक वित्तीय विवरण किस अनुच्छेद में वर्णित है? अब ये भी अपने पीडीएफ का है, तो ये 112 में है। ठीक है, जिसे बजट कहते हैं। बजट कहते हैं विदेशी भाषा में, ये फ्रांसीसी शब्द है जिसका अर्थ होता है चमड़े की थैला। लेकिन भारतीय संविधान में बजट शब्द मेंशन नहीं है, इसके जगह पे जो है वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द मेंशन है। ठीक है, चलते हैं आगे। वित्त आयोग का गठन 280 में है, आने वाले शिफ्ट के लिए फिर से रहेगा, है ना। राष्ट्रपति का अध्यादेश कहेंगे तो 123 में होगा। और राष्ट्रपति जो संविधान मतलब ये लोकसभा को समय से पूर्व भंग करते हैं, यह आर्टिकल 85 है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का गठन आर्टिकल 124 है। चलते हैं आगे। अगला एक प्रश्न था कि इनमें से कौन सा शास्त्रीय भाषा नहीं है? रिपीट किया हुआ तो बांग्ला दिया गया था ऑप्शन में। आपके जो शास्त्रीय भाषा है ये तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ है, संस्कृत है, मलयालम है, ओडिसी है। अब ओडिसी को मैं बार बार बताता हूँ 2014 में, क्योंकि ये क्वेश्चन इस रूप में छपेगी कि सबसे लास्ट में दर्जा दिया गया शास्त्रीय भाषा कौन सा है, तो आपका होगा ओडिसी जो उड़ीसा का है। सबसे प्रथम 2004 में कौन सा है, तो तमिलनाडु का है, तमिल माफ कीजिएगा। इसके बाद जो आपका ये संस्कृत किधर गया, ये है आपका 2005 में है संस्कृत। इसके बाद ये राज्य का भाषा भी आपको आना चाहिए, मैं रोज रोज बता रहा हूँ, किसी दिन इसकी फायदा आपको जरूर पहुंचेगी। तमिलनाडु की, तेलुगु आंध्र प्रदेश या तेलंगाना की, कन्नड़ कर्नाटक की, संस्कृत को जो प्राचीन भाषा मानिए मलयालम केरल की, ओडिसी जो है आपका ओडिशा का। साथ ही साथ जो शास्त्रीय नृत्य है भारत में वर्तमान में 8, इसमें ओडिसी भी एक शास्त्रीय नृत्य है, भरतनाट्यम है, कुचिपुड़ी है, कथकली है, ये सब शास्त्रीय नृत्य है। चलते हैं आगे। हिमाचल प्रदेश का कौन सा दर्रा लद्दाख को जोड़ता है? कल रात वाले वीडियो में देख लीजिएगा, मैं ये भी बताया था, मैं छाप के रखा हूँ, बताया नहीं तो छापा हूँ भाई। रोहतांग दर्रा, और इसका नाम अटल सुरंग कर दिया गया। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी दर्रा दूसरा है परंगला, लेकिन यहाँ पे जो है ये बताया गया था कि हिमाचल प्रदेश की कौन सी दर्रा है जो लद्दाख को जोड़ने का काम करता है, तो अटल सुरंग इसका नाम हो गया है, जिसे दर्रा के फॉर्म में दिया गया था रोहतांग दर्रा। और कल ही मैंने आज के पीडीएफ में मिल जाएगा सबसे लास्ट वाला, इसके बाद मैंने सिर्फ वीडियो ही पोस्ट किया है, कोई पीडीएफ पोस्ट नहीं किया है। अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? अमाशय में जो अम्ल पाया जाता है ये आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। पेप्सिन और रेनिन नामक एंजाइम भी यहाँ से निकलते हैं, जो किसको पचाने में मदद करते हैं? पेप्सिन और रेनिन। ये आपको प्रोटीन को, जो प्रोटीन को है सरल प्रोटीन में तोड़ देता है, जिसको हम पेप्टाइड्स कहते हैं। ठीक है, तो ये जो है आपको याद रखना है क्या, पेप्सिन और रेनिन कहाँ से निकलती है? आमाशय से निकलती है। इसके बाद अग्नाशय से क्या निकलती है? इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पे बहुत सारी चीज बताऊंगा। तो इंसुलिन निकलती है। इंसुलिन क्या करती है? शरीर में जो है शर्करा को बैलेंस करती है। इंसुलिन की खोज कौन किया था? बेस्टा ने किया था। इसके बाद इंसुलिन की कमी से कौन सी रोग होती है? मधुमेह रोग होती है। ये जो है अग्नाशय के किस भाग से निकलती है? बी भाग से। तो इतनी सी बात याद रखना है इंसुलिन के बारे में। इसके बाद लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन पाया जाता है। और कौन सा पाया जाता है? एमाइलेज पाया जाता है। टाइलिन और एमाइलेज किसको पचाने पे काम करता है? स्टार्च को पचाने पे काम करता है। खाना का पाचन कहाँ से शुरू होता है? मुख से शुरू होता है। सबसे अधिक समय तक खाना किस अंग में रहता है? स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत में। ठीक है, इतनी सी बात आपको ध्यान रखना है। चलते हैं आगे। इसके बाद ग्राम पंचायत का चुनाव कौन कंडक्ट करवाता है? जब भी पंचायत की बात आई ना दोस्तों, तब मैं दो चीज जरूर सबसे नीचे छापा पीडीएफ में। न्यूनतम उम्र बनने के लिए 21 वर्ष, और चुनाव कौन कराता है? 5 वर्षों के लिए राज्य चुनाव आयोग। यहाँ पे लिखा है राज्य चुनाव आयोग, और आज ये छप गई। ग्राम पंचायत का चुनाव कौन करवाता है? तो राज्य चुनाव आयोग, आर्टिकल 243 के में। अब मैं पंचायती राज का ज़्यादा यहाँ पे मसाला इसलिए नहीं लिखा क्योंकि आज के पीडीएफ में मिल जाएगा, इससे पहले वाले पीडीएफ में मिलेगा, और जितने भी पीडीएफ है सब में मिल जाएगा। ठीक है, इसीलिए एक प्रश्न आया था कि 2021 में जो है हॉल ऑफ फेम में किस भारतीय क्रिकेटर को शामिल किया गया है? तो ये आपका बीनू माकर है। कौन है? बीनू माकर, लाला अमरनाथ के जमाने के क्रिकेटर है ये बीनू माकर। इसको शामिल किया गया हॉल ऑफ फेम में। अब इस फॉर्म में जो क्वेश्चन आपको खुद से थोड़ा सोचना चाहिए कि जो मैडम तुषाद गैलरी है, मैडम तुषाद गैलरी है, इसमें किस किस का प्रतिमा है जरा देख लीजिएगा भैया, आगे शिफ्ट में यही छपेगी। ठीक है, एक अंदाजा आ जाता है। कुमार संगकारा का भी है आपका हॉल ऑफ फेम में,
इस प्रकार से 10 क्रिकेटर है वहाँ पे। एक प्रश्न आया था, रेलवे ने जानवरों इत्यादि दुर्घटना से रोकने के लिए कौन सा सिस्टम लॉन्च किया है। कल थर्ड शिफ्ट वाले वीडियो में मैंने ये भी कहा था कि दोस्तों मैं रेलवे से जुड़ा हुआ हूँ, तो बता दे रहा हूँ, कवच बताया था कल। ईमानदारी से सभी को कमेंट करना है यहाँ पे कि आपने बताया था, ठीक है, ताकि मुझे भी थोड़ा सा लगे कि मैं जो कर रहा हूँ आप लोगों को जो है अच्छा लग रहा है और आप लोग समझ रहे हैं कि ठीक काम कर रहा हूँ मैं, ठीक है। एक प्रश्न यहाँ पे आया था कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। एक ऑप्शन दिया गया था संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यह आर्टिकल 32 है और इसके तहत सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार का रीट जारी करता है, बंदी, प्रतिरक्षण, परमादेश, निषेधाकार, ये सब जो होता है ना। तो 5 प्रकार के सुप्रीम कोर्ट 226 के तहत आर्टिकल के प्रयोग करके जो है आपका हाई कोर्ट रीट जारी करता है। तो दोनों बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये जो आर्टिकल 32 है ये आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं है, क्योंकि मौलिक अधिकार जो है 12 से लेकर 35 तक के आर्टिकल के बीच में और भाग 3 में रखा गया, जो अमेरिका से लिया गया है, ठीक है, यूएसए से लिया गया है। कितने हैं? 6 है। पहले कितना हुआ करता था? 7। कौन सा हटा? संपत्ति का अधिकार हटा। बताने के लिए बहुत कुछ है, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट चलता हूँ, ठीक है। और यही जो 32 है आर्टिकल, इसी को जो है भीमराव अंबेडकर साहब ने संविधान का आत्मा कहा था। वैसे संविधान का आत्मा जो है उद्देश्य का या प्रस्तावना को कहा जाता है, तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है। चलते हैं आगे। अगला एक प्रश्न है कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का आकार में क्या प्रभाव पड़ता है। जो पीडीएफ दिए हैं उसमें देख लीजिएगा, पीरियोडिक टेबल वाला, वो इस वीडियो एक कंप्लीट बना के दिए हैं आपको। तो आकार बढ़ता है, वाइस वर्सा उल्टा क्या हो जाता है, जब आप वर्ग इस प्रकार से, जो हमारा 18 गो वर्ग है और 7 गो जो हमारा आवर्त है, तो इस वर्ग में हम नीचे से ऊपर जाएंगे ना, तो ऊपर से जब नीचे आते हैं तो बढ़ता है, और जब नीचे से ऊपर जाते हैं तो उसका उल्टा हो जाएगा, मतलब घटेगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा मैं मौखिक रूप से जिक्र कर लूँ। आधुनिक आवर्त सारणी के खोजकर्ता मोसले हैं। 118 तत्व हैं, 24 गो कृत्रिम रूप से है, 91 गो धातु है, 20 गो अधातु है, 7 गो उपधातु है। इसके अलावा क्या है? 7 गो आवर्त है, 18 गो वर्ग है। इसके अलावा क्या है? इसके अलावा क्या है? फ्लोरीन सबसे ऋणात्मक है। इसके अलावा क्या है? वर्ग 17 में आपका हेलोजन है। इसके अलावा क्या है? वर्ग 18 में आपका अक्रिय गैस है। इसके अलावा क्या है? इसके अलावा क्या बता सकते हैं? जितना हो सकता है मौखिक रूप से यहाँ पे जो है जिक्र कर दिया। हाँ, परमाणु क्रमांक पर आधारित है, ठीक है। एक प्रश्न यहाँ पे, उच्चतम न्यायालय का गठन कब किया गया था? 1950। कुछ लड़के बता रहे हैं कि दिल्ली हाई कोर्ट की गठन कब किया गया था। तो ठीक है, कंफ्यूजन हो सकता है इसमें, क्योंकि दिल्ली में ही सुप्रीम कोर्ट है और दिल्ली का खुद अपना हाई कोर्ट भी है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट है तो 1950, मैं सब दिन सुप्रीम कोर्ट की जब भी बात आया 1950 बताया कि गठन हुआ था, ठीक है। इसका आर्टिकल भी मैंने साथ में बताया था 124। और हाई कोर्ट की बात करेंगे ना दिल्ली में, तो आपका हाई कोर्ट जो है इससे 1966 में इसका जो है हुआ था स्थापना, हाई कोर्ट में, दिल्ली हाई कोर्ट का, ठीक है। पटना हाई कोर्ट का 1916 में हुआ था। तो ये सब भी याद रखना है आपको, ठीक है। चलते हैं आगे। अगला एक प्रश्न, यहाँ पे प्रश्न नहीं एक्स्ट्रा फैक्ट है कि जो सुप्रीम कोर्ट है आर्टिकल 124 में वर्णित है और जो हाई कोर्ट है ना वो 213 में वर्णित है, 214 में वर्णित है। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है। इसके बाद 129 जो है आर्टिकल, ये सुप्रीम कोर्ट को अभिलेख न्यायालय बनाता है, रिकॉर्ड न्यायालय बनाता है। जो अंग्रेजी वाले बच्चे हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं, रिकॉर्ड जो है रिकॉर्ड न्यायालय बनाते हैं, रिकॉर्ड। इसका कहने का मतलब है कि एक बार सुप्रीम कोर्ट किसी एक विषय पर कोई फैसला दिया ना, तो वो फैसला एक रिकॉर्ड के तौर पर हो जाता है कि 10 साल, 50 साल, 100 साल बाद भी जो छोटका न्यायालय है उसका अनुसरण करेगा कि भाई उस मामले में तो सुप्रीम कोर्ट ये फैसला दिया था तो हम भी देंगे, ठीक है। इसी का जो है तात्पर्य है रिकॉर्ड न्यायालय से। एक प्रश्न आया था कि मासिक धर्म को क्या कहते हैं। जब मासिक धर्म को क्या कहते हैं इसी प्रकार का प्रश्न आया था, तो मैं इसमें तो आंसर नहीं बता पाऊंगा, लेकिन मैं बता सकता हूं इतना कि रजो धर्म भी कहा जाता है, मासिक धर्म भी कहा जाता है, ठीक है। तो देख लीजिएगा कि ऑप्शन क्या था, इसमें मुझे थोड़ा सा ये है। चलते हैं आगे। अगला एक प्रश्न आता है, किसी परिपथ में 12 वोल्ट विभवांतर 4 एम्पियर की धारा, तो प्रतिरोध क्या होगी, ठीक है। अब कुछ लड़के बोल रहे हैं कि इसी में हमें पावर पूछा गया था, 2 सूत्र का यूज करना पड़ा था। तो मैं दोनों सूत्र का यूज करके आपको इसमें दिखा देता हूं। पहले जो है आपका वोल्टता है 12 और एम्पियर है 4, तो यहां से रेसिस्टेंस निकल जाएगा, V बराबर RI होता है, तो 4 तिहाई के 12 हो जाएगा, ठीक है। तो 3 ओम जो है आपका रेसिस्टेंस निकल जाएगा, ठीक है। V बराबर RI होता है ना, सही है जी, 12 वोल्ट है, 4 एम्पियर, सही है। 3 रेसिस्टेंस निकल गया। अब P बराबर क्या होता है? VI होता है, ठीक है। तो P बराबर क्या होता है? VI। तो डायरेक्ट दिया है यहाँ पे VI, तो इसमें तो डबल सूत्र की यूज नहीं लग रही है मुझे, लेकिन हो सकता है कोई एक और प्रश्न हो, एक ही न्यूमेरिकल थोड़ी है, अधिक हो सकता है। तो यहाँ पे डायरेक्ट ओम के नियम से हमें करना था, 3 ओम हमारा हो जाएगा। एक प्रश्न आता है, किस भाग के तत्व की बाहरी कक्षा में जो है 7 गो इलेक्ट्रॉन होता है। तो जो भी हेलोजन ग्रुप है ना जी, हेलोजन ग्रुप है, उसके बाह्यतम कक्षा में जो है, बाह्यतम कक्षा
में 7 को इलेक्ट्रॉन होता है। क्यों? क्योंकि भाई जो है आपका जो है 22वीं कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होता है संतुलित इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, और हेलोजन ग्रुप जो है कम अभिक्रियाशील होता है, और अक्रिय गैस बिल्कुल अभिक्रियाशील नहीं होती है, तो इसके 22वीं कक्षा में 8 को इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, है ना। अक्रिय गैस के 22वीं कक्षा में कितना होता है? 8 को इलेक्ट्रॉन होगा, और जो 7 को होता है ना वो हेलोजन का होता है, जैसे क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आइडो, ये सब हेलोजन ग्रुप है, जिसमें फ्लोरीन सबसे ऋणात्मक है। क्लोरीन की सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन जो है बंधुता होती है, उसके प्रतिशत अट्रैक्शन होता है इलेक्ट्रॉन के प्रति, ठीक है। एक प्रश्न कल ही बताया, देव प्रयाग किन दो नदियों का मिलन है, इसका मैंने विश्लेषण भी किया था विथ मतलब ट्रिब्यूटरी के साथ। ये रहा आपका, एक देव प्रयाग इधर से आया और ये अलकनंदा यहाँ से आया, ये धारा जब यहाँ पे मैच किया तो यही धारा जो है आपका गंगा कहलाया। गंगा जैसे ही आगे बढ़ी सबसे पहले रामगंगा नदी मिला, रामगंगा नदी के नाम पे ही जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम बदल के रामगंगा कर दिया गया है। फिर पटना के किनारे दक्षिण की दिशा से मिलने वाली इसकी सहायक नदी सोन है। इलाहाबाद में यमुना मिलती है संगम के पास प्रयागराज में, ठीक है। इसके बाद जैसे ही आगे जाते हैं तो भारत में सबसे लास्ट नदी इसका महानंदा होता है। इसके बाद कोसी मिलते हैं, शारदा मिलते हैं, काली मिलते हैं, सब मिलते हैं, लेकिन लास्ट है महानंदा। इसके बाद ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है बंगाल के होते हुए, बांग्लादेश में इसे पद्मा कहते हैं। जैसे ही बांग्लादेश में जाता है ये कहाँ गिर जाता है? आपका बंगाल की खाड़ी में गिर जाता है। तो ये गंगा नदी है, सबसे इंडिया की लंबी नदी है, 2525 किलोमीटर है, ठीक है। वैसे सबसे अधिक राष्ट्रपारीय लंबी नदी ब्रह्मपुत्र है, जो लेकिन तिब्बत से निकलती है, इसीलिए सबसे लंबी नदी जो गंगा है, गंगा राष्ट्रीय नदी है। गंगा के जल में जो डॉल्फिन पाया जाता है वो भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव भी है, और डॉल्फिन प्रजनन केंद्र जो है पटना में खोला गया है। तो ये बात सब आपको ध्यान रखना है। चलते हैं आगे। अगला एक प्रश्न है, वर्तमान 2021 में कर्नाटक के मुख्य न्यायाधीश कौन है? यहाँ पे पूछा गया, थोड़ा क्वेश्चन इसमें हार्ड कहूंगा क्योंकि इस टॉपिक से आज तक क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। तो ये ऋतुराज अवस्थी है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? यूयू ललित है। किसका स्थान लिया? रमना साहब का स्थान लिया है, ठीक है। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है। अगला एक प्रश्न था, मधुमक्खी के डंक को रिपीट क्या प्रश्न है? रिपीट एसएससी में भी पूछा गया था, ग्रुप डी में पूछा गया था। ये रिपीट क्या प्रश्न है? मधुमक्खी के डंक के बीच को कम करने के लिए, मतलब डंक के जो लहर होती है, जब डंक काटता है ना तो लहर होता है, वो एकदम विषविषाता रहता है, तो उसको कम करने के लिए किस रसायन का प्रयोग कर सकते हैं? तो आप जानते हैं मधुमक्खी का जो डंक है अम्लीय टाइप का होता है, और अम्ल को कौन काटेगा? न्यूट्रल कौन करेगा? क्षार। तो सोडियम कार्बोनेट का मतलब जो है उपयोग कर सकते हैं, कोई भी कार्बोनेट का उपयोग कर सकते हो आप, जो भी क्षारीय है, ठीक है। एक प्रश्न आया था कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्या उत्सर्जित होता है? तो ऑक्सीजन उत्सर्जित होते हैं। प्रकाश संश्लेषण में क्या क्या चाहिए? तो सूर्य का प्रकाश चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, इसके बाद आपको क्या चाहिए? CO2 चाहिए, उसके बाद आपको क्या चाहिए? जल चाहिए। ये सब है प्रकाश संश्लेषण। और ये क्या होती है? तो पौधों को भोजन बनाने की उत्पाद है, ठीक है। इसके बाद में जो है क्लोरोफिल में पूछा जाता है कौन सी धातु होती है? तो मैग्नीशियम धातु होती है। हमें ऑक्सीजन की प्राप्ति कैसे होती है? तो जल के विघटन से, है ना, जल के अपघटन से, माफ कीजिएगा। अगला एक प्रश्न है कि नीला डब्बा में कौन सा कचरा फेंका जाता है? आप देखे होंगे हरा डब्बा, नीला डब्बा स्टेशन पे लगा होता है। हरा डब्बा में क्या लिखा रहता है? ओला कचरा। ओला कचरा मतलब गीला कचरा, ठीक है। मैं थोड़ा यहाँ पे लैंग्वेज प्रॉब्लम है। और यहाँ पे जो नीला है इसमें सूखा कचरा, प्लास्टिक उत्पाद, पेपर वगैरह। तो यहाँ पे सूखा कचरा होगा ऑप्शन में, या फिर प्लास्टिक निर्मित होगा, या पेपर से निर्मित जो है कचरा होगा। तो नीला में सूखा कपड़ा रखते हैं, कचरा रखते हैं, और जो हरा डब्बा होता है ना उसमें गीला कचरा रखते हैं, ठीक है। एक प्रश्न आया था, प्रिज्म प्रकाश गुजरने पर एक प्रकार प्रश्न आया था, लेकिन प्रश्न क्लियर नहीं है। ये नहीं बताया बच्चा कि विचलन पूछा था, अपवर्तन पूछा था, इस प्रकार का प्रश्न नहीं पूछा था, कुछ और पूछ रहा है। तो मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा है कि कुछ और क्या बन सकती है, ठीक है। फिर भी मैं प्रिज्म का थोड़ा सा नॉलेज दे देता हूँ। प्रिज्म है, प्रकाश को गुजारिए, 7 रंग में बटा, लाल ऊपर वायलेट नीचे। वायलेट का जो है तरंग दैर्घ्य सबसे कम, लाल का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक। इसके बाद जो है जिसका तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक उसकी प्रकीर्णन विचलन अपवर्तन सबसे कम, जिसका तरंग दैर्घ्य सबसे कम प्रकीर्णन विचलन अपवर्तन सबसे अधिक, ठीक है। इसके बाद इसमें जो है आप ऐसे आएंगे तो इसमें जो है अपवर्तन 2 बार होता है, पहले सीधे आता है फिर ये मुड़ता है, फिर ऐसे मुड़ता है, ठीक है। तो अपवर्तन जो है इसमें 2 बार होता है। तो ये भी हो सकता है, चाहे कुछ और भी क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। तो देख लीजिएगा क्या क्वेश्चन पूछा गया था। एक प्रश्न आया था कि उत्तल दर्पण में फोकस दूरी क्या होगी? प्रतिबिंब की दूरी 20 सेंटीमीटर तथा वस्तु की दूरी 30 सेंटीमीटर है। अब ये सवाल मैं नहीं बताऊंगा, आप लोगों के भरोसे छोड़ रहा हूं। यहाँ पे साइन जरूर बता दूंगा क्योंकि पहले भी बताया हूँ, अभी बताता हूँ। अवतल दर्पण इस प्रकार का होता है जी, यहाँ पे F होता है मान लीजिए, है ना। तो अवतल दर्पण में आपको मैंने क्या बताया? फोकस दूरी हमेशा पॉजिटिव लेना है। इसके बाद जो है वस्तु की दूरी, चाहे कोई दर्पण कोई लेंस, हमेशा निगेटिव, और जो प्रतिबिंब की दूरी होती है अवतल दर्पण में पॉजिटिव लेना है। और आपको 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u के फॉर्म में ढाल के मुझे f का मान बता दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिएगा, ठीक है। और PDF टेलीग्राम से जरूर ले लीजिएगा, ओके।